जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम कक्षा 10 विज्ञान के MCQ क्वेश्चन देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और वो भी पूरे बुक में से जो हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और उनमें से एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यानी कि जो हमारे पास दर्पण है तो कौन से दर्पण की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है। तो पहला है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो अब इनमें से जो हमारे पास 3 दर्पण दे रखे हैं तो इनमें से जो अवतल दर्पण है केवल इसी की दूरी माइनस में होती है। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो होती है प्लस में और अवतल दर्पण की किस में होगी, माइनस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप देखो याद कैसे रख सकते हैं। जैसे अवतल है, अवतल शब्द में 4 अक्षर आ रहे हैं तो माइनस माइनस, तो माइनस में भी कितने आ रहे हैं, 4। तो अवतल से माइनस। और अगर उत्तल में बात करें, उत्तल में 3 आ रहे हैं तो प्लस, जब इसको लिखेंगे प्लस, और प्लस का मतलब होता है जोड़। तो उत्तल की जो फोकस दूरी है वो प्लस में आएगी और अवतल की माइनस में आएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। जो भी हमारे पास दर्पण होता है उसकी जो फोकस दूरी है और जो त्रिज्या है इन दोनों में क्या संबंध होता है, f और r में। तो जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात त्रिज्या ज़्यादा होती है और फोकस दूरी कम होती है। लेकिन जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो अगर हम जब भी f का मान निकालेंगे, अगर r का दिया हुआ है तो f बराबर होता है r/2। तो अगर ये देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, f बराबर r, ये भी नहीं होता, f बराबर r/2। तो ये ऑप्शन बी इसमें दे रखा है, सही है। f बराबर 2r, ये भी नहीं होता, और f बराबर 3/2r, ये भी नहीं होता। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, f बराबर r/2। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। सामान्य दृष्टि का मतलब हो गया अगर हमको पास की वस्तु स्पष्ट देखनी है तो नेत्रों से जो दूरी है पास की वस्तु स्पष्ट देखने के लिए वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम। तो वो होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित होनी चाहिए। वह वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 25 मीटर, जो कि मीटर में आ गया, ये हो नहीं सकता। 25 सेंटीमीटर ये वाला दूसरा ऑप्शन है बी। 25 मिलीमीटर ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। अगर इसमें यह आता कि अधिकतम दूरी, अगर वस्तु को हमको स्पष्ट देखना है तो वस्तु की अधिकतम दूरी जो है वो यहाँ पर इनफाइनाइट आती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण किसी प्रिज्म में से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, सबसे कम झुकता है। तो देखो अगर हमारे पास कोई भी प्रिज्म है, अगर इस प्रिज्म में से अगर ये प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है ऐसे। और जो सबसे कम झुकता है, अर्थात देखो ये जो है, ये नीचे वाली लाइन ये सबसे ज़्यादा झुक रही है और इसका क्रम होता है वी जोर के अनुसार, VIBGYOR। तो सबसे ऊपर होता है R और सबसे नीचे होता है V। अब इसमें देखो पूछा क्या है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण किसी प्रिज्म में से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो जो सबसे कम झुकेगा अर्थात वो सीधा ही निकल जाता है, तो ऊपर वाला जो सीधा है वो ज़्यादा जाता है, अर्थात ये लाल रंग का हो गया। और सबसे ज़्यादा जो झुकता है वो नीचे वाला हो गया V, वॉयलेट कलर का। तो सबसे कम कौन सा झुकेगा, लाल कलर का, रेड। तो इसमें देखो बैंगनी है, ये भी नहीं होगा, नीला ये भी नहीं होगा, लाल, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है।
तो जो हमारे पास नेत्र की जो संरचना होती है, मानव नेत्र की संरचना, इसमें जब प्रकाश प्रवेश करता है तो ये जो पीछे का भाग यहाँ पर रेटिना होता है, तो इस रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो रेटिना पर हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वह बनता है वास्तविक एवं उल्टा, अर्थात वास्तविक एवं उल्टा बनता है। लेकिन जब ये संकेत दृक् तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिए जाते हैं पीछे, और मस्तिष्क के द्वारा जो है हमको वस्तुएं वो सीधी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? सीधी। तो लेकिन यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। तो रेटिना पर तो उल्टा बनता है और मस्तिष्क के द्वारा हमको वो सीधा दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि देखो ये जो हमारी जो पृथ्वी की सतह है इसके ऊपर वायुमंडल पाया जाता है और वायुमंडल में अनेक सूक्ष्म कण विद्यमान होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन पर पहुंचता है तो जो ये नीले रंग का जो प्रकाश है वो सबसे ज़्यादा फैल जाता है चारों तरफ। तो फैलाव को बोलते हैं प्रकीर्णन। फैलाव को बोलते हैं प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग हमको कैसा दिखाई देता है? नीला। तो इसमें है परावर्तन के कारण, ये भी नहीं होगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो किस दर्पण में बड़ा बनता है ये बताना है। तो दर्पण एक तो अवतल दर्पण होता है और एक होता है उत्तल दर्पण। तो देखो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा वस्तु से छोटे बनते हैं। हमेशा वस्तु से कैसे बनेंगे? छोटे। लेकिन अवतल दर्पण के अंदर छोटे भी बनते हैं, वस्तु के बराबर भी, और वस्तु से बड़ा भी बनता है। तो कौन से दर्पण में बड़ा बन रहा है? ये बन रहा है अवतल दर्पण में। तो इसमें देखो समतल दर्पण में हमेशा बराबर बनता है, ये भी नहीं आएगा। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटे बनते हैं, ये भी नहीं आएगा। लेकिन बड़ा पूछा है तो अवतल दर्पण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अगर आपको इस चैप्टर के जो विस्तृत विवरण का अध्ययन करना है तो ये हमारे यूट्यूब चैनल पर ये लेसन अवेलेबल है। तो आप वहाँ पर जाकर पहले वो वीडियो देखें, और फिर जब है आप इनमें MCQ क्वेश्चन के अंदर जब आएंगे तो आपको ये और भी अच्छे से समझ में आएंगे। फिर है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं? देखो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को निकट की तो साफ दिखाई देगी, निकट की तो साफ, परंतु दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देगी, अस्पष्ट दिखाई देगी। इसलिए दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए वो कौन सा लेंस काम में लेगा? वो लेगा अवतल लेंस। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। उत्तल लेंस किस में लेते हैं? वो लेते हैं दीर्घ दृष्टि दोष में। दीर्घ दृष्टि दोष दूर। अब इसमें देखो निकट, ये देखो यहाँ से निकट का मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि निकट की तो साफ दिखाई देगी परंतु दूर की नहीं। और दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? उसको दूर की तो दिखाई देगी परंतु पास की नहीं। इसलिए उसमें लेंगे उत्तल लेंस और निकट में लेंगे अवतल लेंस। अब देखो इसको हमको कैसे याद रख सकते हैं? इसको हम रख सकते हैं जैसे एक लड़की का नाम होता है अवनी। अवनी, तो ये जो अव शब्द है ये तो इसको हम अवतल से रिलेट कर लेंगे, अवतल लेंस, और नी से कर लेंगे निकट दृष्टि दोष, निकट। और सेकंड वाला जो है फिर वो अपने आप याद हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष का आ जाएगा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो जो दाएं हाथ के अंगूठा का नियम है वो किसने प्रतिपादित किया था? वो किया था मैक्सवेल ने। किसने किया था? मैक्सवेल ने। इसमें ओटट भी नहीं आएगा। फ्लेमिंग ने अपने वाम हस्त का नियम दिया था। आइंस्टीन भी नहीं आएगा। और मैक्सवेल, तो मैक्सवेल ने अपने दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर, ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, इस बार भी पूछ सकता है कि विभवांतर का मात्रक बताइए। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ओम जो है, ओम वो किसका होता है? प्रतिरोध का। ओम होता है प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। एम्पियर किसका होता है? एम्पियर होता है विद्युत धारा का, विद्युत धारा। और जो कूलाम जिसको बोलते हैं, ये किसका होता है? ये होता है आवेश का। ये किसका होता है? आवेश। तो आवेश का मात्रक कूलाम, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक ओम, और जो वोल्ट है, वोल्ट वो होता है विभवांतर या विभव का मात्रक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस संयोजन के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है? तो प्रतिरोध को हम लिखते हैं आर से। तो आर कब बढ़ता है? देखो, तो हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे क्रम से जोड़ते जाते हैं। इसको तो बोलते हैं श्रेणी क्रम। एक होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से जोड़ते चले जाते हैं। तो देखो, पार्श्व क्रम में हमेशा प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। पार्श्व क्रम में क्या होगा? कम, क्योंकि व्युत्क्रम में जब संख्या चली जाती है तब मान कम हो जाता है। उस श्रेणी क्रम में सीधे जोड़ देंगे। जैसे R1 का मान 2 है, इसका 3 है और R3 का मान 4 है, तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया? तो सीधे जोड़ देंगे 2 3 5 और 5 4 9। तो देखो कितना बढ़ गया? 9 हो गया। तो श्रेणी क्रम के अंदर बढ़ जाता है और समांतर क्रम में कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, जैसे ये चुंबक हमारे पास, और चुंबक की जो बल रेखाएं हैं एन और एस, एन से एस की ओर होती है बाहर, एन से एस की ओर, लेकिन अंदर जो है वो एस से एन की ओर होती है। तो ये जो इनकी प्रकृति होती है वो कैसी होती है? काल्पनिक। कैसी होती है? काल्पनिक। तो इसमें ये ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही, काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 13, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है। यह हो सकता है कि रिक्त स्थान में भी देखने को मिल जाए। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा ये किसके बराबर होता है? किलोवाट घंटा ये होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, 10 की पावर 6 जूल के बराबर। तो इसमें देख लो, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। तो 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है? तो 1 किलोवाट घंटा में होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 और जूल। तो 1 किलोवाट घंटा में कितनी जूल होती है? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा लेंस अपसरी लेंस भी कहा जाता है? तो देखो, लेंस जो है हमारे पास, एक तो होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस को तो हम अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी, और जो ये हमारे पास उत्तल लेंस है इसको कहते हैं अभिसारी, अभिसारी। अच्छा, अपसारी और अभिसारी का मतलब क्या होता है? देखो, अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को एक जगह करना, एक जगह मिलाना। अपसारी का मतलब हो गया प्रकाश की किरणों को फैलाना। तो फैलाने का काम है वो अवतल लेंस करता है, और अभिसारी लेंस क्या करता है? केंद्रित करने का काम करता है प्रकाश की किरणों को। तो इसमें से पूछा है अपसारी लेंस कहा जाता है, तो अपसारी लेंस किसे कहेंगे? अवतल लेंस को। ये रहा अवतल लेंस, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग, अर्थात जो नेत्र होते हैं उसमें जो रंगीन भाग होते हैं, जैसे किसी की भूरी आंखें होती है, किसी की नीली होती है, तो वो जो रंगीन भाग है वो किसके कारण होता है? तो वो जो रंगीन भाग है, इसमें देखो कार्निया, प्यूपिल, रेटिना और आइरिस। तो जो आइरिस है यही आंखों के रंग का निर्धारण करती है। आइरिस, जिसको हिंदी में कहते हैं परितारिका, परितारिका। तो ये परितारिका जो है, इसी के कारण हमको आंखें रंगीन दिखाई देती है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। फिर है अगला क्वेश्चन कि 1 HP बराबर होता है, 1 HP हॉर्स पावर, हॉर्स पावर
ये होता है 746 वाट के बराबर। 746 वाट। 1 HP किसके बराबर होता है? 746 वाट। तो 746 ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर अगला जो वीडियो है वो किससे संबंधित बनाएं वो ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो जैसे मान लो ये चालक तार है हमारे पास ए से लेकर बी तक। अब इसको जैसे हमने किसी भी स्रोत से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी आई। तो ये जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये कौन सा कण होता है? इसमें गतिशील जो कण है वो कौन सा होता है? परमाणु इसमें बहते हैं, या आयन बहते हैं, या प्रोटॉन बहते हैं, या इलेक्ट्रॉन? तो जब भी अगर हम इनमें बात करते हैं कि चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करते हैं उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। इसके विपरीत दिशा में किसकी होती है? विद्युत धारा। तो ध्यान रखना, तो विद्युत धारा की दिशा और इलेक्ट्रॉन की दिशा हमेशा क्या होती है? विपरीत होती है। तो ये जो गतिशील कण है वो कौन सा? हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे जो है वो है एम्पियर और घंटा मात्रक होता है। एम्पियर इंटू घंटा है, एम्पियर इंटू घंटा, ये किसका मात्रक होता है? एम्पियर, अब हमको पता है एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का होता है, तो इसमें विद्युत धारा के लिए अगर प्रतीक लिखें तो ये हो गया आई, और घंटा यानी कि समय, जिसको टी से व्यक्त किया जाता है। और आई टी किसका होता है? अगर हम विद्युत धारा की परिभाषा देखें तो आई बराबर होता है क्यू बटा टी। यहाँ से क्यू का मान अगर निकालें तो टी भाग में है, इधर आने पर क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई टी। क्यू बराबर क्या हो गया? आई टी। तो ये फॉर्मूला बन गया आवेश का। अच्छा, इसमें देखो आवेश का मात्रक अगर निकालें तो क्या होता है? कुलाम। कुलाम कैसे आता है? पहले तो विद्युत धारा का आता है एम्पियर, और फिर समय का आता है घंटा। तो एम्पियर इंटू घंटा ये किसका हो गया? आवेश का हो गया। एम्पियर इंटू घंटा, यही पूछा है हमको कि एम्पियर और घंटा मात्रक किसका होता है? आवेश का। अच्छा, एम्पियर इंटू घंटा को और क्या कहते हैं हम? एम्पियर इंटू घंटा को कहते हैं आवेश। आवेश का मात्रक कुलाम, इसको क्या कहते हैं? कुलाम भी कहते हैं, ध्यान रखना। आवेश के दो मात्रक होते हैं, एक होता है कुलाम और एक होता है एम्पियर इंटू घंटा। आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। फिर है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो वाट, अच्छा वाट अब किसका मात्रक होता है? विभव का। तो विभव का सूत्र अगर हम देखें तो V बराबर होता है W अपॉन Q, अर्थात Q तो यहाँ पर आवेश है और W है वर्क किया गया कार्य, आवेश के द्वारा किया गया कार्य, ये है V बराबर W बटे Q। अच्छा, यहाँ से अगर इसका मात्रक निकालें तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल बटा, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम। जूल बटे कुलाम। ठीक, तो ये देखो हमारे पास क्या हो गया कि इसमें पूछा है कि वाट, वाट पूछा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर वोल्ट नहीं है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, लेकिन जो वाट है वो होता है शक्ति का, और P बराबर होता है W अपॉन टी। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर W अपॉन टी। तो W वही है कार्य करने की दर, तो यहाँ पर कार्य का मात्रक तो क्या आ जाएगा? W का, जूल, JULE, जूल, और बटा, और ये समय है, समय का मात्रक क्या आ जाएंगे? सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। तो ये जूल इंटू सेकेंड को हम क्या कहते हैं? ये शक्ति है, और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। तो वाट बोलते हैं, W से व्यक्त करते हैं। तो वाट जूल प्रति सेकंड को कहा जाता है वाट, यानी कि जूल बटा सेकंड। तो इसमें देखते हैं जूल बटा सेकंड, ये पहला ही ऑप्शन है। J बटा S, J इंटू एस नहीं होगा, S बटा J नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, J बटा S। विद्युत धारा का मात्रक है, जो विद्युत धारा का मात्रक पूछा है, और विद्युत धारा का मात्रक विद्युत धारा की परिभाषा से निकालते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा होती है आई बराबर क्यू बटे टी, आवेश के प्रवाह की दर। आवेश का मात्रक होता है कुलाम बटे सेकेंड, कुलाम बटे, और समय का होता है सेकेंड, कुलाम बटे सेकेंड। और कुलाम बटे सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। कुलाम बटे सेकेंड को क्या होते हैं? एम्पियर। आप देखते हैं ऑप्शन में कि कुलाम बटे सेकेंड दे रखा है या एम्पियर दे रखा है। तो इसमें अगर हम देखें एम्पियर दे रखा है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की विक्रिया है? अच्छा, शरीर में भोजन का पचना, भोजन का पचना, तो ये है भोजन जब अंदर चला जाता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है या उपचयन होता है? ऑक्सीकरण या उपचयन, उपचयन। तो इसमें देखते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। तो उपचयन है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब ये विक्रिया होती है। कली चूना का मतलब हो गया कि चूने पत्थर पर बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, इस पर जब जल डालते हैं तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ ऊष्मा बाहर निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा। तो ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो जब ऊष्मा बाहर निकलती है उस विक्रियाओं को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। और जब ऊष्मा का जब अवशोषण होता है तब उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी। ऊष्मा बाहर निकलती है या निकास होता है क्षेपी का मतलब निकलना, शोषी का मतलब शोषण करना। तो जब कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो उसमें तीव्र गति से ऊष्मा निकलेगी और ये एक बन जाएगा दूधिया जैसे पदार्थ। तो ये कौन सी विक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक विक्रियाशील है। ये सक्रियता श्रेणी पर आ गया। सक्रियता श्रेणी के अंदर देखते हैं कि कौन विक्रियाशील तत्व है। इसमें 4 दिए गए हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और सोना। तो इन सब में सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील है वो है कॉपर। सक्रियता श्रेणी में जब आप देखेंगे कॉपर सबसे ऊपर होता है, Hg इससे नीचे होता है, ये कम अभिक्रियाशील है। Ag इससे भी नीचे होता है, ये इससे भी कम होगा। और सोना जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, अर्थात ये जल्दी किसी से विक्रिया नहीं करते। तो इसमें कॉपर इसका सही आंसर हो जाएगा इन चारों में। फिर है चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। तो ये जो चूना जल है, जैसे चूने को जल के अंदर डालते हैं, तो ये अभी मैंने ऊपर समीकरण लिखी भी थी कि चूना जल के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के अंदर अगर मिलाते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो इसमें कौन सा है CaOH का होल ट्वाइस, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी CaOH का होल ट्वाइस। फिर अगला क्वेश्चन, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। अच्छा, कोई विलियन है और वो लाल लिटमस को नीले में बदल रहा है, और हमको पता है लाल जो है नीले को बदलता है तो वह क्षार होता है। क्षार किसे कहते हैं, क्षारक, कि जो लाल लिटमस को नीले में बदल दे, और जो नीले को लाल में बदलता है वह क्या कहलाएगा, वह अम्ल कहलाएगा। तो क्षारक और इसका pH का मान कितना होता है, 7 से अधिक। तो इसमें देखो, तो pH का मान होगा, क्षारक है, क्षारक का 7 से अधिक होता है। तो देखो इसमें A एक तो ये है 7 से ज़्यादा, एक B इसका भी 10 है, 7 से ज़्यादा है, C ये नहीं होगा, A और B दोनों, हाँ ये देखो A और B इसका 11 है 10 है। तो ये 2 विलियन हो सकते हैं A और B। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताओ कि यहाँ तक सब क्लियर है या समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजन बंद होते हैं। एल्काइन या फिर अगर हम इसकी बात करें एथाइन, तो देखो इसका सूत्र अगर बनाए CH3 2 बार होता है, CH3 या CH। अगर हम बात करें एथाइन की, तो अब देखो कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है। एथाइन आयन हो गया ना, आयन का मतलब होता है त्रिबंध। इसमें एक हाइड्रोजन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर, तो ये बन गया एल्काइन श्रेणी का सदस्य। कार्बन के मध्य पूछा यहाँ पर, कार्बन के बीच, तो कार्बन के बीच यहाँ पर देखो एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, तो इनके मध्य कितने बंध हैं, 1 2 और 3 बंध हैं। तो 3 बंध हैं, तो इसका मतलब कितने सहसंयोजक बंध बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। यहाँ पर कितने बन रहे हैं, ये 3। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3, क्योंकि कार्बन के मध्य पूछा है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य पूछता तो इधर 1 हो गया और इधर 1 हो गया, तो यहाँ पर 2 हो जाते हैं। और कार्बन के मध्य कितने हो गए, 3। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का आणविक सूत्र। ग्लूकोज जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। C6H12O6। तो इसका ये रहा पहला ही ऑप्शन ए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हाँ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन, उच्च वसीय अम्ल। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं, वसीय अम्ल, और जो सोडियम लवण हैं वो क्या कहलाते हैं, इनके उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण वो कहलाते हैं साबुन। वो क्या कहलाते हैं, साबुन। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और वसीय अम्लों के जब सल्फोनेट लवण होते हैं, सल्फोनेट आता तो वो होते हैं हमारे अपमार्जक, सॉरी यहाँ पर आएगा अपमार्जक होते सल्फोनेट लवण जो होते, ठीक है। सल्फोनेट लवण होते तो अपमार्जक। सोडियम लवण या पोटेशियम लवण अगर है वैसे अम्लों के तो वो है साबुन। क्वेश्चन नंबर 29 है
कि ये जो हमारे पास CHO विक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। अगर किसी भी श्रृंखला के अंदर कार्बन कार्बन की श्रृंखला के अंदर अगर CHO समूह जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एल्डिहाइड। इसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। अगर OH समूह जुड़ा होता है लास्ट में तो इसको कहते हैं एल्कोहल। इसको क्या कहेंगे, एल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। विद्युत धनात्मक तत्व है तो जो इलेक्ट्रॉनों का आसानी से त्याग कर सके। तो ये तो देखो, ये कार्बन है, ये यहाँ पर क्लोरीन है, ये सोडियम है और ये पोटेशियम। तो आसानी से विद्युत धनात्मक तत्व कौन से हैं यहाँ पर, सोडियम। ये जो सोडियम है ये तीव्र गति से अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, क्योंकि बाहरी कोश में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम पर, और ये क्लोरीन को जब आसानी से दे देता है, क्लोरीन इसको ग्रहण कर लेता है और उस पर प्लस आ जाता है, तो विद्युत धनात्मक हो गया। तो सोडियम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। केरोसिन में किसको डुबोकर रखा जाता है, मैग्नीशियम को, सोडियम को, पारा या टंगस्टन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सोडियम को। सोडियम को केरोसिन के अंदर क्यों डाला जाता है, क्योंकि ये जल के संपर्क में, वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है, तो इसलिए इस दुर्घटना से बचने के लिए हम इसको केरोसिन तेल के अंदर डुबोकर रखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 32, अपमारक से बनाए जाते हैं। ये जो अपमारक है इसे क्या क्या बनाए जाते हैं, सर्फ एक्सल भी बनाए जाते हैं, शैम्पू भी बनाए जाते हैं, ईजी सर्फ भी बनाए जाते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 32 कि कॉपर है और ये ऑक्सीजन है, तो ये बना रहा है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर का अगर हम कॉपर का दहन करते हैं, ये क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो देखो यहाँ पर कॉपर अलग था और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसका दहन कर रहे हैं, ऑक्सीजन जुड़ गई, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गई। तो कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीजन जो जुड़ती है उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये किस प्रकार की विक्रिया है, ऑक्सीकरण विक्रिया है। अपघटन, अपघटन भी नहीं है क्योंकि इसमें टूटे नहीं है। उदासीनीकरण और लास्ट में है विस्थापन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो समीकरण संतुलित नहीं है तो पहला है हाइड्रोजन और क्लोरीन, और इसमें है HCl। तो अगर इसमें देखें, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर क्लोरीन की संख्या 2 और इधर भी क्लोरीन की संख्या 2। तो यहाँ पर पहली संतुलित है। सेकंड की बात करें, यहाँ पर ये जो है लेड 1 है, यहाँ पर भी लेड कितना है, 1। इधर अगर हम बात करें अब नाइट्रोजन की, तो देखो नाइट्रोजन और बाहर 2 है, यानी कि नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन कितना है, 1। नाइट्रोजन की संख्या इधर 1 ही है। तो असंतुलित कौन सी हो गई, ये बी वाली हो गई। कौन सी हो गई, बी वाली। और असंतुलित ही पूछा है इसके अंदर भी कि संतुलित नहीं है या असंतुलित है। सी और देख लेते हैं। देखो 2H2 है, 2H2, तो देखो 2H2, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो 4 हो गए। इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। तो इसमें हाइड्रोजन 4 है, इधर कितने हो गए, 2 दूनी 4, इधर भी 4 हो गए। इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, क्योंकि H2O से पहले ये 2 लगा हुआ है, तो ये 2 हाइड्रोजन का भी काउंट होता है, इस ऑक्सीजन का भी काउंट होता है। तो इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो ये संतुलित है। और लास्ट वाली और देखते हैं कि इसमें पोटेशियम की संख्या यहाँ पर 2K है, तो इधर भी 2K है, इधर 2 हो गई। अब क्लोरीन पर आ जाओ। ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन से अब देखो 2 ये इस क्लोरीन का भी होगा, तो इधर क्लोरीन ये 2 इसका भी होगा, क्लोरीन भी 2 हो गए। ऑक्सीजन की संख्या देखो, इधर O3 है, इससे पहले 2 गुणा और है, तो 3 को 2 से जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, ऑक्सीजन 6। इधर आओ, इधर देखो, इधर पहले 3 है, इधर 2 है, तो इसको भी गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 6। तो इसका मतलब 3 रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, A, C और D। केवल जो B है वह असंतुलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा B। फिर है क्वेश्चन नंबर 35, उदासीनी विलयन का pH का मान होता है। अगर कोई विलयन है उदासीन है तो उसका pH का मान कितना होता है, तो उसका होता है 7। pH का मान कितना होता है, 7। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल बताना है
तो इसमें एक तो है HNO3, ये कि जो कि प्रबल अम्ल होता है, HCl यह भी प्रबल अम्ल होता है, लास्ट में H2SO4 यह भी प्रबल अम्ल होता है। लेकिन ये जो है CH3COOH यह दुर्बल अम्ल होता है, क्योंकि दुर्बल अम्ल इसके अंदर जो है वो कार्बन जुड़े रहते हैं, तो इसकी पहचान कर सकते हैं कार्बन से, CH3COOH। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम, और फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सूत्र है वो COOH होता है। तो ये फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम बताना है हमको। तो इसे यहाँ पर 4 है, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, और इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने सूत्र देखा था, वो होता है HCOOH। तो कार्बन की संख्या है, तो कार्बन की संख्या यहाँ पर केवल एक है, एक के लिए मैथ शब्द लिखते हैं, मैथ। और कार्बोक्सिलिक का जो है अनुलग्न होता है ओइक अम्ल, तो ये हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, कि जो फार्मिक अम्ल है उसका दूसरा नाम क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र, तो उसका सूत्र होता है C2H5OH। इथाइल, इथाइल में एथ शब्द आता है, एथ के लिए कार्बन की संख्या कितनी होती है, 2। तो C2H5, और एल्कोहल का जो है वो अनुलग्न OH के द्वारा दर्शाते हैं, तो सूत्र क्या हो जाएगा, C2H5OH। तो इसमें देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी ये विस्तृत रूप में भी आ जाता है, जैसे C2H5 है, ये पहले तो CH3 फिर CH2 और फिर OH आ जाता है, CH3 CH2OH। यहाँ पर देखो कार्बन की संख्या 2 है, तो यहाँ पर भी 2 ही है, 1 और 2। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 5 है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर ये 2, तो यहाँ पर भी कितनी हो गई, 5। तो ये विस्तृत रूप है, ये एक ही है। 38 क्वेश्चन नंबर 39 में आ जाते हैं कि एल्काइन कौन है। एल्काइन मतलब जिसमें 3 बंध पाए जाते हैं, एल्काइन का मतलब कितने बंध आएंगे, 3। तो इधर कार्बन और इधर कार्बन, तो इधर हाइड्रोजन लगाएंगे, इधर हाइड्रोजन। आयन, जब भी अगर आयन शब्द आए मतलब कितने बंध होंगे, 3। और इन शब्द आए, एल्कीन, जैसे एल्कीन हो गया, एल्कीन, एल्कीन में कितने बंध आते हैं, 2। और एल्केन, एन शब्द आ जाए तो एल्केन में कितने बंध आते हैं, 1, कार्बन कार्बन के मध्य। ठीक है, इनका थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो अब देखो ये जो है इधर क्या हो गया, CH, इधर भी CH, यानी कि कार्बन 2 हो गए और हाइड्रोजन 2, तो C2H2। तो एल्काइन कौन सा है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, C2H2। क्वेश्चन नंबर 40, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। मानव वृक्क, जो मानव की जो किडनी है वो कौन सी प्रणाली का है, तो वह है उत्सर्जन का। किसका है, उत्सर्जन का, क्योंकि किडनी जो है वो यहाँ पर उत्सर्जन का कार्य करती है, उत्सर्जन का एक हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्लास है आपको इस एग्ज़ाम में ऐसे बहुत से सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। देखो जाइलम, जाइलम शब्द से हम जल याद रखते हैं, जल, और जल का अवशोषण कहाँ होता है, जड़ से। तो जल को जड़ों से पेड़ पौधों के ऊपरी भागों तक पहुंचाना, जल और खनिज लवण। तो यहाँ पर जाइलम का कार्य क्या है, पानी, भोजन नहीं होगा, एमिनो एसिड नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। तो परिवहन के लिए कौन, ये है पानी आ जाएगा जाइलम के लिए। अगर फ्लोएम का पूछते, फ्लोएम, तो फ्लोएम के लिए फिर हो जाता है ये जो है हमारे पास भोजन बनाने हैं, जो भोजन बन जाता है पत्तियों में उसको पहुंचाने का काम ये फ्लोएम का होता। फिर है अगला क्वेश्चन, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो श्वसन के दौरान, तो श्वसन के दौरान हम अंदर तो कौन सी लेते हैं, हम सभी को पता है ऑक्सीजन, और बाहर कौन सी छोड़ते हैं, CO2 गैस। तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, CO2 गैस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन कि फलों को पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जा सकता है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं फलों को पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो फलों को पकाने में जो है ये जो ऑक्सिन है ये केवल इसमें वृद्धि करती है, जिब्रेलिन भी नहीं होगा, साइटोकाइनिन भी नहीं होगा, तो ये होगा इथाइलिन। फलों को पकाने में कौन से, इथाइलिन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते रहें।
कमेंट भी करते रहें कि आज का जो सेशन है वो आपको कैसा लगा, क्योंकि आज सिर्फ हम केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही देख रहे हैं, और वो भी पूरे बुक में से जितने भी हमारे चैप्टर हैं उनमें। फिर है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन का, जैसे न्यूरॉन है हमारे पास, ये न्यूरॉन की संरचना कुछ इस तरीके से होती है, और फिर ये से पीछे ये अंतिम सिरा होता है, और ये आगे से धागेनुमा संरचना होती है, और इसको बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। ये जैसे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा डेंड्राइट। प्रश्न पूछा है कि न्यूरॉन का वैसे जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, तो जानकारी इस आगे वाले भाग से की जाती है। तो जैसे कोई भी संकेत है, संकेतों को सबसे पहले ग्रहण करने का कार्य किसकी होगी? डेंड्राइट की होगी। फिर ये कोशिका काय के अंदर पहुंचाती है, केंद्र के पास, तो डेंड्राइट। फिर है निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? अर्थात ऐसा हार्मोन जो आपातकालीन की स्थिति में जल्दी एक्टिव होता है, तो वो है हार्मोन है एड्रेनलिन। कौन सा है? एड्रेनलिन। यह एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। कौन सी ग्रंथि से? एड्रिनल ग्रंथि से। ये तीव्र ग्रंथि से निकलता है, ये एड्रिनल ग्रंथि से हो गया, तीव्र गति से काम करता है। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इनके आपको डिटेल से जानने हैं, अगर आपको ये पूरे वीडियो डिटेल से देखने हैं, तो ये जो कुछ चैप्टर हैं अच्छे अच्छे, तो ये जो है यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, आप वहाँ पर जाकर स्टडी कर सकते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अर्थात ऐसी क्रिया, अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। अनैच्छिक क्रिया का मतलब ऐसी क्रियाएं जो हमारे शरीर के द्वारा नियंत्रित नहीं होते, जैसे छींकना है, ठीक है, उल्टी करना है, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। हृदय के धड़कना है, अनैच्छिक क्रिया, भोजन का पाचन। अच्छा, इसमें पूछा अनैच्छिक क्रिया नहीं है, मतलब ऐच्छिक क्रिया है फिर, जिनको हमें कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसी क्रिया पूछी है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे उल्टी है, ये अनैच्छिक है। अत्यधिक लार निकलना, ये भी अनैच्छिक है। दिल की धड़कन, ये भी अनैच्छिक है। लेकिन चबाना कैसी है? अगर हम, ये है ऐच्छिक, क्योंकि ये हमारी इच्छा पर है, अगर हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं, चबाने को नियंत्रित, बाकी इनको नहीं कर सकते। तो इसमें पूछा गया अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो नहीं है के अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किसमें से होता है? तो मुकुलन द्वारा, ये एक विधि है अलैंगिक जनन की, तो अलैंगिक जनन की विधि का नाम है मुकुलन। तो ये किस में पाया जाता है मुकुलन? तो ये किस में होता है? यीस्ट में होता है, प्लाज्मोडियम, अमीबा, या इनमें से कोई नहीं। तो मुकुलन जो है यीस्ट में होता है। जैसे एक यीस्ट है, ये फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ये इसमें 1 से 2, 2 से 4 ऐसे मुकुल इसमें निकलते रहते हैं, जिनको प्रवर्ध भी बोलते हैं। तो यीस्ट में ये देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ ये हाइड्रा के अंदर भी देखने को मिलता है। फिर है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? तो किसका पाचन नहीं कर पाते? तो प्रोटीन का कर लेते हैं, वसा का भी कर लेते हैं, लेकिन जो ये है सेल्यूलोज, इसका पाचन नहीं कर पाते, क्योंकि अधिकांश जो है ये जितने भी बाहर जो हरे घास फूस है, इनके अंदर सेल्यूलोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये सिर्फ जो है हमारे जीव जंतु है, रोमंथी जंतु जिनको बोलते हैं, उगाली वाले, जैसे भैंस है, गाय है, ये इनमें एक ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो सेल्यूलोज का पाचन कर लेते हैं, और वो हमारे में अनुपस्थित होते हैं मनुष्य में, इसलिए हम उनको सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। फिर है क्वेश्चन नंबर 49। हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि अभ्यासोदय वाले क्वेश्चन जो हैं ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। जैसे हृदय है, हृदय की जो संरचना है ये ऐसे 4 भागों में होती है, ये ऊपर 1, 2, 3 और 4, ठीक है। नीचे वाले क्या होते हैं? ये नीलय होते हैं, नीचे वाले नीलय, और ऊपर वाले क्या होते हैं? आलिंद। अब इसमें पूछा है कि रक्त को संपूर्ण शरीर में भेजा जाता है। अच्छा, जब यहाँ से संकुचित होता है, जैसे ही संकुचित होगा तो पूरा का पूरा जो ये रक्त है बाहर निकल जाएगा, शरीर के सभी अंगों तक पहुँच जाएगा। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो हमारे जो हृदय में अंतिम वाले भाग है नीलय, ये नीलय के द्वारा पहुँचाए जाते हैं, क्योंकि नीलय जब संकुचित होते हैं तब ये सारे का जो पूरा रक्त है शरीर के सभी अंगों तक पहुँचता है। तो किसके द्वारा पहुँचता है? फेफड़ों के द्वारा नहीं पहुँचता, नीलय के द्वारा, नीलय के द्वारा, आलिंदों के द्वारा। आलिंद में तो केवल आता है, आलिंद में आता है और फिर नीलय से पहुँचाया जाता है। इनमें सभी ये भी नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा इसमें? केवल ऑप्शन नंबर बी, आलिंदों के द्वारा। फिर है
अगला क्वेश्चन, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। अभी हमने देखा था हाइड्रा में कौन सी विधि होती है, मुकुलन होती है। अच्छा, मुकुलन के अलावा उसके अंदर पुनर्जनन की भी होती है, वो बाद में देखेंगे कैसे, लेकिन यहाँ पर मुकुलन आ जाएगा। जनन संचरित रोग है, जनन से संबंधित रोग है, तो सिफिलिस ये भी होता है, एड्स ये भी होता है, गोनोरिया ये भी होता है, और इनमें सभी, तो ये सभी आ गए तीनों, ये जनन संचरित रोग है, जनन स्वास्थ्य संबंधी रोग है सभी तीनों, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 था ये। और फिर है क्वेश्चन नंबर 52, पादप वृद्धि हार्मोन है। तो पादप वृद्धि, पादपों में वृद्धि कौन करता है, देखो पादपों में पाए जाने वाला एक तो जिब्रेलिन होता है, एडिनलिन ये तो मनुष्य में पाया जाता है, ये नहीं होगा, इंसुलिन ये भी नहीं होगा, थायरोक्सिन ये भी नहीं होगा, तो पादपों में पाए जाने वाला यहाँ पर एक ही है, जिब्रेलिन, और जिब्रेलिन का कार्य क्या होता है, वृद्धि हार्मोन का। फिर है हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं ये बताने हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से, बहिस्रावी ग्रंथि से, नलिका से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर जो है बहिस्रावी ग्रंथि से केवल एंजाइम निकलते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलते हैं, एंजाइम। अगर एंजाइम पूछता तो हम बताते बहिस्रावी ग्रंथि से, लेकिन ये पूछा कि हार्मोन बताइए, तो हार्मोन केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। हार्मोन किससे निकलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 54। अगर आप सेशन पर नए हैं तो सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मुख गुहा के अंदर जो लार ग्रंथियां हैं उसकी कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो इसकी पाई जाती है 3 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 3, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 55 कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था, कि उस वैज्ञानिक का नाम बताओ जिसने मटर को अपने प्रयोग के लिए चुना था। तो मेंडल, डार्विन, लेमार्क और खुराना। तो किसने चुना था, मेंडल ने। तो मेंडल ने मटर के पौधों पर अध्ययन किया था और मेंडल ने ही मटर के पौधों का चुनाव किया था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये जो MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, PDF, तो मेरे मोबाइल नंबर पर SMS कर देना, मैं PDF भेज दूंगा। और मोबाइल नंबर है 8290343539। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जिसको भी अगर इसकी PDF चाहिए वो भी, इसमें आंसर भी है, वहाँ पर सेंड कर दी जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। तो आज हमने कुल यहाँ पर कितने क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन आज हमने देखे 55। ये 55 MCQ पूरे बुक में से थे, पूरे चैप्टर में से, और एग्ज़ाम में आपको इनमें काफ़ी मदद होगी, तो एक बार इसको ज़रूर देकर जाएं। तो आज के लिए सिर्फ हम इतनी देखेंगे, बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चनों में, और उसमें हम मिलेंगे इस बार छोटे क्वेश्चनों में, अति लघुतरात्मक के अंदर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।